पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ अच्छा, हमको सिखा रिया है कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। बात तो सही है। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। एक बार मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। लेकिन एक सेकंड, संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। बात तो सही है। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। बात तो सही है। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य
उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर, अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सामने संकल्प लिया था, घोषणा की थी कि मार्च 31 2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी, उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई, तो जैसे मेरे भाई संबित मित्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट, और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है, जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया, तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी, अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहता, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे